नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th के लेसन नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय उसके एक एक मार्क्स वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें हम लगभग 90 प्रश्न जो हैं ऐसे देखेंगे, समझेंगे, जो इस लेसन की एनसीईआरटी की बुक की लाइन टू लाइन पढ़कर तैयार किए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, उपनिवेश किसे कहते हैं? गुलाम देश को उपनिवेश कहा जाता है। वैसे तो इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट, व्यापक कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम 10th क्लास के हिसाब से समझें तो हमें इतना समझ आ जाना चाहिए कि गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। उसके बाद है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 में शुरू होता है, 1918 में ये समाप्त हो जाता है। उस समय भारत भी युद्ध में शामिल था इंग्लैंड की तरफ से। फिर है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। सत्याग्रह में किस बात पर जोर दिया जाता है? सत्य के लिए आग्रह और सत्य की खोज पर। उसके बाद है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि बार बार इस बात पर जोर देना कि ये सत्य है, उस पर अड़े रहना जब तक कि सत्य की जीत ना हो जाए। लेकिन सत्याग्रह का मूल आधार जो है वो है अहिंसा, अर्थात किसी भी सूरत में हमें हिंसा नहीं करनी, बल्कि उत्पीड़क की आत्मा को झंझोड़ना है। उसके बाद है, जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं? ये प्रक्रिया प्यारे बच्चों 1914 से 1918 तक चली, जब भारत जो था उसे मजबूरन इस युद्ध में शामिल होना पड़ा और अंग्रेज भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सैनिक चाहिए थे जिन्हें वह निछावर कर सकें। 1916 में किस स्थान पर गांधी जी ने बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के लिए संघर्ष किया? तो इसका सही उत्तर है चंपारण। जब गांधी जी 1915 में भारत आ जाते हैं, 1916 में वह भ्रमण करते हैं और सार्वजनिक उपस्थिति भी देते हैं। उसी समय 1916 में ही चंपारण के जो किसान थे, बागान में जो काम करने वाले किसान थे, वे गांधी जी को न्योता देते हैं कि वे चंपारण आए और उनकी समस्याओं को सुने। तब गांधी जी वहां पर जाते हैं और किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। उसके बाद तुरंत 2 और सत्याग्रह होते हैं, एक तो है खेड़ा, दूसरा है अहमदाबाद का। जो खेड़ा का है वो किसानों के लिए और अहमदाबाद का जो है वो मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने किया था। खेड़ा का 1917 और जो अहमदाबाद का है वो 1918 में। अब क्या होता है कि जैसे पहला विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि कहीं भारतीय स्वराज न मांगने लगे, तो उन्होंने आनन फानन में सर सिडनी रोल्ट के नेतृत्व में एक एक्ट पास कर देते हैं। इस एक्ट के अनुसार क्या था कि कोई भी भारतीय जिस पर अंग्रेजों को शक हो, वो बिना कारण बताए उन्हें 2 साल तक जेल में बंदी बनाकर रख सकते थे, और उस दौरान वो भारतीय व्यक्ति जिसे बंदी बनाया गया है वो ना तो दलील रख सकता था, ना कोई अपील कर सकता था, ना ही वकील को लेकर आ सकता था। तो ऐसे कानून को क्या कहा जाएगा? काला कानून। गांधी जी ने रोल्ट एक्ट को काला कानून कहा और फैसला किया कि वो इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, सत्याग्रह चलाएंगे, और उस सत्याग्रह को रोल्ट सत्याग्रह कहा गया, और वो भी 1919 में। अब ऐसे में क्या था कि सभी लोग जो थे वो गुस्से से तो भरे हुए ही थे, लेकिन इसी समय में एक बहुत दर्दनाक हत्याकांड हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें लोग, वैसे हालांकि लोग किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं आए थे वहाँ पर, बल्कि वे लोग, तो क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग में लोग क्यों एकत्रित हुए? विसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए, यानी कि 13 अप्रैल को हर साल, जैसे कि आप सब जानते हैं, विसाखी का त्यौहार मनाया जाता है और इसके मेले लगते हैं, तो वहाँ पर लोग बड़े चाव से जाते हैं। और उस समय भी उस मेले में शिरकत करने के लिए लोग गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा घट जाएगा। उसके बाद है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेवार था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस गाँव में बम बरसाए गए? गुजरांवाला, पंजाब में पड़ता है ये। मतलब सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों पर जुल्म ढाने की, ताकि जो रोल्ट एक्ट है वो सफल हो जाए, सत्याग्रह जो है वो विफल हो जाए। नाक से लकीरें लगवाना, लाठी चार्ज करना,
पेड़ों से बांध देना, इवन के मतलब हद तो तब हो गई जब गांव के गांव पर बम बरसाए गए। गुजरांवाला पंजाब में एक ऐसा गांव है जहां पर बम बरसाए गए थे। गांधी जी ने रोड सत्याग्रह वापस क्यों लिया? देखिए आगे भी बहुत सारे आंदोलन हम देखेंगे जो वापस लिए हैं, लेकिन ये वापस क्यों लिया? व्यापक हिंसा की वजह से, क्योंकि तब लोगों जो थे इस आंदोलन में जो निर्मम दमन किया जा रहा था उसकी वजह से लोगों को हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ा। जबकि गांधी जी का तो पहले से ही कहना था कि सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसा का प्रचार करना, अहिंसा का पालन करना। इसलिए गांधी जी ने रोड सत्याग्रह वापस ले लिया। उसके बाद है ओटोमन तुर्की के सम्राट को इस्लामिक जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है खलीफा। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों से कहा कि आप इस युद्ध में हमारी तरफ से शामिल होइए और हम आपके खलीफा के साथ कुछ भी नाजायज या गलत नहीं करेंगे। परंतु जब विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो ओटोमन तुर्की का जो साम्राज्य था उसको बांट लिया जाता है। जीते हुए राष्ट्र आपस में बांट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, भारतीय मुसलमान बहुत नाराज होते हैं कि अंग्रेजों ने तो वादा खिलाफी की है। इसी वजह से फिर वो फैसला करते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, जिसका नाम चला खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ हुआ? मार्च 1919 को इसका गठन हुआ। कहाँ पर हुआ? बम्बई में। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट भाषा भी आनी चाहिए जो हम पेपर में लिख सकें कि खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि खलीफा की सारी शक्तियां जो थी वो अंग्रेजों ने या मित्र राष्ट्रों ने छीन ली थी। उसके बाद है अली बंधुओं का संबंध किस आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन से। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि खिलाफत आंदोलन के दो नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, इसीलिए इन्हें अली बंधु कहा गया है। फिर है गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब और किसने लिखी? 1909 में लिखी, गांधी जी ने लिखी और ये प्रकाशित भी 1909 में हुई। उसके बाद है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आगे के आंदोलनों का आधार बनेगी। वो क्या है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और ये जो शासन है इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, अर्थात भारतीय सहयोग कर रहे हैं इसलिए अंग्रेज टिके हुए हैं। ये शब्द गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में कहे? हिंद स्वराज में कहे। उसके बाद है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1920 में। 1920 एक ऐसा वर्ष था जब कांग्रेस के एक ही साल में दो अधिवेशन हुए, एक सितंबर 1920 में, एक दिसंबर 1920 में। और यहाँ पर आप एक शब्द याद कीजिए, कन। अब देखिए कन मतलब कलकत्ता, कैसे कलकत्ता, न से नागपुर। आपको ये कन शब्द हमेशा याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि पहले सितंबर 1920 वाला जो अधिवेशन था वो पहले आया, वो कलकत्ता में हुआ है, अगला जो है नागपुर में। अब जो कलकत्ता में हुआ था उसका मुद्दा क्या था कि कांग्रेस भी खिलाफत आंदोलन को समर्थन देगी और असहयोग आंदोलन शुरू करेगी। फिर जब 1920 में दिसंबर में अधिवेशन दोबारा से होता है, उसमें ये प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कि असहयोग आंदोलन चलेगा और जनवरी 1921 में खिलाफत असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो शस्त्र होगा वो क्या होगा? बहिष्कार, अर्थात अंग्रेजों का विरोध किया जाएगा इस रूप में कि यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजों का साथ देता है, संपर्क रखता है, तो उससे भी भारतीय नहीं जुड़ेंगे, यानी कि उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाएगा कि हम आपसे कोई संपर्क नहीं रखेंगे, ना ही किसी प्रकार का कोई जुड़ाव। उसके बाद है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जनवरी 1921 को। पिकेटिंग का अर्थ क्या होता है? जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। जो अंग्रेजों की या अंग्रेजी सामान की दुकानें थी उनके सामने लोगों ने धरने प्रदर्शन दिए और अंदर लोगों को जाने नहीं दिया, बस यही थी पिकेटिंग। उसके बाद है असहयोग आंदोलन का विदेशी कपड़े के आयात पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि असहयोग आंदोलन में स्वदेशी कपड़ों का प्रचार किया गया, चरखे बांटे गए, जिस वजह से क्या हुआ, जो इंग्लैंड से कपड़ा आता था, आयात किया जाता था, वो घट के आधा रह गया।
उसकी कीमत भी 102 की जगह 57 करोड़ रहेगी, 102 करोड़ की जगह 57 करोड़। फिर चोरा चोरी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिले में। असल में ये किससे जुड़ा है? असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। किस घटना की वजह से? चोरी चोरा नामक की घटना की वजह से। ये घटना कब और कहाँ घटी? ये 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर घटी। घटना क्या थी कि बड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग, जिस पर पुलिस क्या करती है? लाठीचार्ज कर देती है। तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया? थाने को आग लगा दी, चोरी चोरा नामक स्थान पर। अब जब थाने को आग लगा दी, उसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जलकर मर गए। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत खेद हुआ और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि बाबा रामचंद्र कहाँ के गिरमिटिया मजदूर थे? फिजी के। और कौन गिरमिटिया मजदूर रहा है? बाबा रामचंद्र। ये भी आ सकता ना ऑप्शन के साथ कि क्योंकि हमारे लेसन में हमने सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर रहे हैं, बाबा रामचंद्र। उस समय लोगों को से जबरदस्ती बेगार करवाई जाती थी। तो बेगार क्या थी? बिना कोई पारिश्रमिक दिए, यानी कि बिना कोई वेतन, कोई पैसे, कोई मेहनताना, कोई दिहाड़ी दिए लोगों से जबरदस्ती काम करवाना बेगार कहलाता है। गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था? औपनिवेशिक काल में भारतीयों का फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज जैसे देशों में जाकर मजदूरी करना, क्योंकि ऐसे मजदूर एक एग्रीमेंट के तहत काम करने जाते थे। तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एग्रीमेंट को सही ढंग से बोल नहीं पाते थे और उसे गिरमिट कहते थे। और ऐसे मजदूरों को जो किसी एग्रीमेंट के तहत जाते थे उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा कब किया? जून 1920 में। अक्टूबर 1920 में किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? पंडित नेहरू और बाबा रामचंद्र के। अवध के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबा रामचंद्र। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1920 के दशक की शुरुआत में कहाँ गोरिल्ला आंदोलन चलाया गया? असल में असहयोग आंदोलन का अलग अलग जगह पर लोगों ने अलग अलग अर्थ ले लिया था। तो ऐसे ही एक इसके अंदर हमारे लेसन के अंदर जो है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों की बात होती है। वे असहयोग आंदोलन का मतलब हिंसा को ले गए और गोरिल्ला आंदोलन चलाया, जहाँ पर क्या होता है कि पेड़ों पर छिपकर बैठ जाते हैं और जब कोई दुश्मन वहां से गुजरता है उस पर हमला बोल दिया जाता है। आंध्र प्रदेश के गुडेम की पहाड़ियों में गोरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अलूरी सीताराम राजू। उसके बाद है इनको फांसी कब दी गई? 1924 को। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पारित हुआ? 1859 को, जिसमें जो बागान में काम करने वाले मजदूर थे उन पर बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई थी। फिर है क्वेश्चन स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद। साइमन कमीशन का गठन किसने किया? ब्रिटेन की टोरी सरकार ने। असल में वे देखना चाहते थे कि जो 1919 का अधिनियम है या जलियांवाला बाग हत्याकांड है या भारतीयों में अंग्रेजी शासन को लेकर जो संशय है उसके खिलाफ जो चेकिंग वो करना चाहते थे, अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहते थे, उसी का नाम था साइमन कमीशन। इसका अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। ये भारत कब आया? 1928 में। लेकिन भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। तो भारतीयों की समस्याओं का हल कैसे निकाल सकते थे? ये तो सिर्फ एक दिखावा मात्र ही रह गया ना। तो भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किस नारे के साथ किया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। उसके बाद है 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में, जो कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ऐसे ही अनेक क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई है। उसके बाद है लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कब किया? अक्टूबर 1929 में। कांग्रेस ने अब तय कर लिया कि वे किसी भी हालत में पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, अब उन्हें आधा अधूरा स्वराज नहीं चाहिए। इसी के तहत दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और उन्होंने ये तय किया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और
हम पहला स्वतंत्रता दिवस भी 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। मतलब कांग्रेस ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया, चाहे वे स्वतंत्र हुए या नहीं, लेकिन वे अपने आप को अब अंग्रेजों की छत्र छाया से मुक्त मानते थे। उसके बाद है गांधी जी ने वाइसराय इरविन को 11 मांगों वाला पत्र कब लिखा? 31 जनवरी 1930 को, कि हमारी मांगे पूरी कीजिए, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक के रेट कम करना, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार ने नमक के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे थे। उसके बाद है दांडी मार्च कब और कहाँ से शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। गांधी जी के साथ नमक यात्रा पे कितने लोग गए? 78। ये कितनी दूरी की थी? 240 मील। गांधी जी हर रोज 10 मील तय करते थे और इस प्रकार ये यात्रा 24 दिनों में पूरी होती है और वे 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाके वो क्या करते हैं? दांडी पहुँचकर वे पानी को उबालकर नमक बनाते हैं, और ये अपने आप में कानून की अवज्ञा थी, और इस प्रकार शुरू हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब उसके बाद क्या है? बीच में होते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन, और कांग्रेस क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो पहले गोलमेज सम्मेलन में जाती नहीं है। इसी वजह से वाइसराय इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार देखा है एग्जाम में आए हुए। 5 मार्च 1931 को, जिसके तहत गांधी जी मान जाते हैं कि वे दूसरी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे, परंतु वहां कोई बात नहीं बनती, इसलिए वापस आ जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए? 1930, 1931, 1932, टोटल 3 हुए हैं, लंदन में हुए हैं। इनकी अध्यक्षता जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय के मतलब प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने की थी। लेकिन जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं निराश होकर, वे फिर से आंदोलन चला देते हैं, लेकिन वो आंदोलन अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह पाता जितना कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले था। धीरे धीरे ये आंदोलन 1934 तक काफ़ी हद तक मंद पड़ जाता है। उसके बाद है भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1920 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। और एक है भारतीय वाणिज्य व उद्योग परिसंघ, जिसे फिक्की भी कहा जाता है, 1927 में। रेलवे कामगारों ने हड़ताल कब की? 1930 में। गोदी कामगार हो गया पानी, जो ये बंदरगाहें होती है ना समुद्र के आसपास, और वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हें गोदी कामगार कहा जाता है, उन्होंने हड़ताल की 1932 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में, क्योंकि दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए। दलितों को हरिजन नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए? सितंबर 1932 में। यहाँ पर आप नोट कीजिए कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किन लोगों ने किए या किन के बीच में समझौता हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। उसके बाद है वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा और इसमें किसका गुणगान किया गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1970 के दशक में, और इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। उसके बाद है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस दशक में वंदे मातरम गीत की रचना की? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 1970 के दशक में। उसके बाद है भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? पहली बार तस्वीर किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, सन्यासिनी के रूप में है यहाँ पर। आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार पहली तस्वीर जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। और उसके बाद जो ये वंदे मातरम गीत है इसे आनंद मठ में शामिल किया गया। और अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत माता का सन्यासिनी रूप में चित्र पहली बार कब और किसने बनाया? अवनिंद्र नाथ टैगोर ने 1905 में। उसके बाद है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का संकलन 4 खंडों में किसने प्रकाशित किया? मद्रास के नटेशा शास्त्री ने। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में जो तिरंगा तैयार किया गया था उसमें कौन कौन से रंग थे? हरा, पीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी द्वारा 1921 में तैयार किए गए स्वराज के झंडे के रंग कौन से थे? सफेद, हरा और लाल। ऊपरले में क्या था?
हरा, पीला और लाल। सिर्फ यही रंग नहीं थे बल्कि 8 कमल थे जो 8 प्रांतों के प्रतीक थे। एक अर्धचंद्र था जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। फिर बनाए हैं गांधी जी ने 1921 में नया झंडा, स्वराज झंडा, जिसमें रंग था सफ़ेद, हरा और लाल, और इसमें चरखा भी था। चरखा किस बात का प्रतीक था? स्वावलंबन का, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस का। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। फिर आता है राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? एक ऐसी भावना जो राष्ट्र के नागरिकों को एकता का भाव उत्पन्न करती है। लोगों में एकता का भाव कि हम सब एक राष्ट्र के हैं, हम कोई अलग अलग राज्यों के या अलग अलग धर्म के नहीं बल्कि एक राष्ट्र के बच्चे हैं। उसके बाद है देसी खर्च या होम चार्जेस क्या थे? ब्रिटिश सरकार जो इंग्लैंड में खर्चे करती थी उसको देसी खर्च या होम चार्जेस का नाम देती थी, क्योंकि इसका भुगतान भारतीय खजाने से किया जाता था, या यूँ कहें कि भारतीय करदाताओं के द्वारा दी गई राशि से किया जाता है। अर्थात ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में जो भी खर्चे कर रही है उसका भुगतान भारतीय खजाने से किया जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2-3 साल पहले पेपर में भी 2-3 बार आया ये। उसके बाद है मुस्लिम लीग का सबसे प्रभावशाली नेता मोहम्मद अली जिन्ना। यदि देश के बंटवारे का श्रेय जाता है ना किसी को, तो इनको भी बहुत ज़्यादा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने देश का बंटवारा करवाया था। इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि आप जो ये 90 क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं बेहद मेहनत से, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।